गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसा रहा आपका वीकेंड? तैयारी किए कि नहीं टेस्ट की, या मौज लिए? सोनू, सृष्टि, सभी को गुड इवनिंग। अदिति गुड इवनिंग। अंकित गुड इवनिंग भाई। प्रखर गुड इवनिंग। तो आप लोग कैपेसिटर और थोड़ा बहुत कंडक्टर को देख लीजिएगा। मेजर कैपेसिटर ही रहेगा टेस्ट में, बता चुका हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर को अच्छे से कर लीजिएगा जितना भी किया है। अब देखो, टेट्राहाइड्रल वाला मैं करंट में ही ले लूँगा। ठीक है, करंट में भी आर इक्विवेलेंट सिमेट्रिकल मेथड से निकालते हैं, वहाँ अगर छूट गया होगा जो, वो यहाँ मैं ले लूँगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। कभी किसी को कम नज़र आती है, पिछले वाले बैच को तो बढ़वा लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से कर सकते हैं। नया टॉपिक शुरू हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जल्दी बैकलॉग अपन कंप्लीट कर लीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए, तो नए चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सीट देखो, सीट तो लेट अपलोड हुई होगी, सीट तैयार पहले से थी, है ना। चलिए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फिर, बातें तो रोज होती रहेंगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्लास 10 में कब रहे होगे? 2021 में ना। ठीक है, 2021 में। तो 2021 में तुम लोगों ने अगर 10th क्लास को कोविड के नाम किया होगा तो अलग बात है। बाकी आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें 10th में भी पढ़ी है, उससे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। जिसका आधा पार्ट जिसका आधा पार्ट अपना जो है क्या है, जिसका आधा पार्ट अपना जो है किस में रहेगा, कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट में। नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, जैसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा एज इट इज़ आप फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आई थिंक उसमें आपको फिर से हेल्प मिल जाएगा, उसमें मैं बहुत नहीं घुसूंगा। ठीक है, लेकिन कराऊंगा। मेजर जो इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए न्यू होगा, जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इस पे आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट का मतलब उसमें रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है, और बैटरी होगी। अभी तक हमने केवल बैटरी और कैपेसिटर हैंडल किया था। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और बैटरी तीनों होंगे। तो ये दो सेक्शन जो है मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, जैसे क्वेश्चंस कवर हुए हैं। आरसी सर्किट एंड योर इंस्ट्रूमेंट, ये आपके नए चीज़ सीखेंगे, बाकी चीज़ तो कोई बहुत नया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन करेंगे सब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट की बात से ही। तो जो अपना करंट है, करंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? इनफैक्ट ये सभी बच्चे जानते हैं। कैसे डिफाइन करते हो आप करंट? कोई भी चीज़ आप डिफाइन करते हो तो आपने पढ़ी रखा है फिजिक्स में कि एक एवरेज होता है और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, है ना। एक एवरेज होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। और इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करते हैं? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इतना तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो भाई को बिजली याद आ रही है। हाँ, बिजली याद आ रही भाई को। चलो, सही है, सही है।
बिजली कहर भी बन सकती है भाई आप पे, संभाल के बिजली को लीजिएगा। करंट जो है अपने पास क्या हो जाएगा, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो पहले एवरेज की बात करें अगर, और एक चीज और बता दूं, ये बिजली है बहुत बेवफा, क्योंकि जिन्होंने बिजली बनाया उन्हीं को ले गई है, फैराडे को। फैराडे को ये बिजली नहीं छोड़ी, ले गई उनको, ठीक है। इसी बिजली के बेवफाई से चले गए वो ऊपर। फैराडे ने मेन बिजली जो ईएमएफ से निकाला था कॉन्सेप्ट, तो बिजली जो है बहुत बेवफा, संभाल के रहिएगा बिजली से। तो एवरेज करंट जो है आप डिफाइन करते हो कैसे, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में आप बोलते हो। हाँ जी, हाँ, फैराडे के मौत का कारण वही था। तो एवरेज करंट जो है, एवरेज करंट जो है आप बोलते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो डेल्टा क्यू टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है किसी डेल्टा टी इंटरवल में, है ना, कोई चार्ज जो है डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी डेल्टा टी अमाउंट से फ्लो हुआ है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो एवरेज करंट आप उसे बोल रहे हो। तो आई एवरेज को आप डिफाइन करते हो, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। किसी टाइम इंटरवल में आप जो भी इसमें चार्ज का फ्लो हुआ होगा उसको आप बोलते हो फ्लो ऑफ, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इंटरवल ऑफ टाइम। तो किसी इंटरवल में कोई चार्ज का फ्लो हो तो उसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये अपना क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है। अगर आप इसी को इंस्टेंटेनियस बनाना चाहते हो, तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, सभी बच्चों को पता है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आप लोगों ने मैथ्स में खूब किया है ये। डी वाई बाई डी एक्स क्या बोलते हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यही तो है अपना, यही तो है अपना डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस। ठीक है। तो अब आप यहां से इंस्टेंटेनियस की भी बात कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस की बात जब करोगे तो आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करोगे, है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट की जब आप बात करते हो तो आप किसकी बात करते हो, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब आप लिमिट लेते हो और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हो और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहां से जो तुम्हें मिलेगा ये मिल जाएगा अपना आई इंस्टेंटेनियस, और ये क्या बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इंस्टेंटेनियस, इसमें ये डिफरेंस है, बहुत बच्चे इस पे भी नहीं समझ पाते कि एवरेज क्या है इंस्टेंटेनियस, तो इसलिए मैंने ये क्लियर किया। ये है अपना डी क्यू बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको आप क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम। तो ये अपना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो अगर आपको Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको डिफ्रेंशिएट मार सकते हो और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि हम कैपिटल आई से करें कि स्मॉल से, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल से किया हुआ है, तो ये अपना हो जाएगा एवरेज। लेकिन आप लोगों सभी लोगों को पता है कि दो बातें शायद सबको पता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कि अगर y वर्सेज x का कर्व है और जब आप डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, इतना तो सबको याद होगा, क्लास शायद याद है कि नहीं पता नहीं, आप लोग ने 11th में ये तो पढ़ा होगा ना कि y वर्सेज x का, अभी मैथ्स में शायद पढ़ रहे होगे या पता नहीं, कि अगर मान लो कोई एक कर्व है, y वर्सेज x का कोई एक कर्व है, तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कितने बच्चों को पता है, जरा बताओ तो पहले। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये बता दो जरा पहले तुम लोग।
डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? कितने बच्चे इससे फेमिलर हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, सबको पता है, चलिए अच्छी बात है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये जो टैन थीटा है ना, ये तुम्हारा x1 कॉमा y1 है मान लो, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, dy बाई डी एक्स, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और इसकी वैल्यू निकालना किस पे, x इक्वल टू x1 पे। दिस इज सेम एज इस पे जो आपने टेंजेंट खींचा है उसका स्लोप निकालना। ये तो शायद सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया। इस स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर x पे उसकी वैल्यू निकालना। इसका वही मतलब है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना और उसका टैन थीटा लेना। ठीक है, तो आप लोगों को इसको देखकर क्या चमका? इसको देखकर, अच्छा एक और भी बात जानते हो आप लोग कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग y dx फ्रॉम x1 से x2। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी आप जानते हो, ये तो हम लोगों ने शायद पढ़ा भी है यार, ये तुम लोगों ने किया है। मैंने जब पोटेंशियल की बात बताई थी, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो शायद अब याद आया, ये तो मैं बता चुका हूँ। y वर्सेज x का अगर कर्व है और ये x1 है, आपने इलेक्ट्रो में भी तो कर रखा है ना, कहाँ कर रखा है, पोटेंशियल का याद करो, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बोलो, E इक्वल टू आपने किया है ना माइनस डी वी बाई डी एक्स, या V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। तो ये है अपना एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। ये तो सबको पता होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये मुझे याद ही नहीं आ रहा था, आप लोगों ने तो कर रखा है ये, तो ये बातें आपको पता है, फिर भी चलिए बता दिया मैंने, कुछ लोग नए ज्वाइंड है तो हो सकता है। तो ये एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, चलिए अब यहां से तुरंत बताइए फिर कि आपको यहां से दो चीजें मिल रही है कि अगर Q वर्सेस T का ग्राफ हो, आप यहां से दो चीज इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। इस पे जेई मेंस पे सवाल बन सकते हैं, आए भी हुए हैं कि Q वर्सेस T का अगर ग्राफ हो तो आप क्या बोल सकते हो कि Q वर्सेस T के ग्राफ में इसका जो स्लोप होगा, Q वर्सेस T का अगर ग्राफ है और इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या दे देगा। मान लीजिए स्लोप आपका ऐसा है, Q वर्सेस T का ग्राफ ऐसा है, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि Q वर्सेस T का स्ट्रेट लाइन ले लिया। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई कर्व भी हो सकता है, तो उस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो होगा। पिछले चैप्टर से इसका लिंक बहुत ज्यादा तो नहीं है, पिछले चैप्टर से इसका लिंक एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल से है, बाकी कोई बहुत ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं बिना उसके भी, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। देखो, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, Q वर्सेस T है और ये अपने पास थीटा है। तो आपको पता है कि इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये टैन थीटा, इस लाइन का जो स्लोप लिखोगे ना आप टैन थीटा, तो टैन थीटा जो होगा, टैन थीटा ही अपना यहां पर आई है, मानते हो कि नहीं, टैन थीटा ही यहां पर क्या है, आई है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप यहां से बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ QT कर्व गिव्स स्लोप ऑफ Q वर्सेस T कर्व गिव्स I इंस्टेंटेनियस। वो अलग बात है कि यहां पर I इंस्टेंटेनियस और I एवरेज भी सेम होगा, मानते हो कि नहीं, यहां पर I इंस्टेंटेनियस या I एवरेज भी अपना क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि Q वर्सेस T स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब करंट कांस्टेंट है। और कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहती है अपने डोमेन में, तो उसकी एवरेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर यही आपका ग्राफ कोई कर्व होता तो कर्व में भी हैंडल कर सकते थे बहुत आसानी से। कोई अगर ये कर्व होता, Q वर्सेस T का अगर ये मान लीजिए कोई कर्व होता, तो उसको भी आप बोल सकते थे, ऐसा होता तो आप किसी भी इंस्टेंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे, मान लीजिए आपको ये दिया जा रहा है, ऐसा यहां पे एक स्लोप दिया जा रहा है और यहां पे टाइम दिया जा रहा है,
ये टाइम है मान लीजिए आपका टी नॉट या टी इक्वल टू टी नॉट। तो इस टी इक्वल टू टी नॉट पे मान लीजिए 30 डिग्री दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप करंट की वैल्यू बता सकते हैं ना। यहाँ पे अपने पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इक्वल टू tan 30, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, tan 30 इज इक्वल टू करेंट आई, कब, एट टी इक्वल टू टी नॉट। यहाँ पे हर जगह पे स्लोप अलग अलग होगा, हर जगह पे टेंजेंट अलग अलग होगा, तो हर जगह पे स्लोप अलग अलग होगा टेंजेंट का। तो वहां से आप बोल सकते हो कि करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, वेरिएबल करंट होगा। तो यहां पर आपने बताया कि टी आई एट टी इक्वल टू टी नॉट जो होगा वो 1/√3 एम्पियर आप बोल सकते हो। चार्ज पर कुलम देख रहे हैं ना, चार्ज पर सेकेंड, सॉरी कुलम पर सेकेंड, तो कुलम पर सेकेंड है उसको हम एम्पियर बोलते हैं। ये आपका आई हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, एट टी इक्वल टू टी नॉट पे। क्लियर है। तो ये चीज आपने यहां से एक प्रिडिक्ट करी। नेक्स्ट मान लीजिए आपको बोला जाए कि इसका उल्टा सोचो, मतलब अगर आई है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, तो आप यहां से डी क्यू क्या लिख सकते हो भाई, आई डी टी, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम T1 से T2 और ये 0 से Q, तो आपको नेट चार्ज फ्लो मिलेगा, है ना। और ये आपको पता है कि इंटीग्रल आई डी टी ये क्या है, ये एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर करंट वर्सेस आई वर्सेस टी कर्व है, एरिया अंडर आई वर्सेस टी कर्व। इससे आपको क्या मिलेगा, टोटल चार्ज फ्लो नहीं बोलेंगे, चेंज इन द चार्ज फ्लो, हो सकता है पहले से कुछ हो, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो है किस इंटरवल में, T2 माइनस T1 में, नेट चार्ज फ्लो इन द इंटरवल T2 माइनस T1, है ना। तो इस इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो अपना हमने यहां पे बताया। क्लियर है। जैसे कि मान लो करंट कोई भी दिया हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मान लो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये करंट है और ये टाइम है t, ठीक है। इसको ले लेते हैं 0, ये मान लीजिए अपने पास है 2 और ये है अपने पास 3, ये 2 है और ये अपना 4 है और ये एम्पियर में है और ये अपना सेकंड में है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ, फाइंड टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इजीली बता सकते हैं सभी लोग, है ना, सब लोग इजीली इसको बता सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो यहां से इजीली बता सकते हैं। दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करिए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए और फिर उसको क्या करिए, डी क्यू बाई डी टी करिए और इंटीग्रेट मारिए। उससे अच्छा है कि आपको जब लीनियर फंक्शन दिख रहा है तो आप ग्राफ से कर लीजिए। ग्राफ से आप क्या करोगे, यहां से एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, यहां से 0 से 2 और ये है अपना 2 से 3, तो ये टोटल जो एरिया अंडर द कर्व है, इंटरवल देखिए आपसे पूरे इंटरवल के लिए पूछा गया है, तो टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू जो होगा इस इंटरवल में वो कितना हो जाएगा, एरिया A1 और ये एरिया अपना A2, तो ये आप लिख सकते हो A1 प्लस A2। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 मिलेगा हाफ, बेस कितना, ये -2 है,
बेस अपने पास हो जाएगा 2 × 4। लेकिन A2 के लिए A2 यहां पे हो जाएगा हाफ, बेस है अपना यहां पर 1 इंटू -2, ये दिख रहा है, ये -2 होगा। क्लियर है सभी को? तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 3, और यहां पे कितना हो जाएगा -1, दैट इज 2 कूलम। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा 1 एम्पेयर करंट कैसे लिख रहे हो, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर कैसे लिख रहे हो, आपसे चार्ज आएगा ना, एरिया अंडर द कर्व से चार्ज आएगा, तो चार्ज फ्लो आप यहां से बता पाओगे 0 से 1 सेकेंड में ये चार्ज फ्लो होगा। ये क्लियर है? हाँ, करंट फ्लो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि डायरेक्शन अपोजिट है ना। मान लो ऐसे जा रहा होगा, फिर पोटेंशियल चेंज हुआ होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो सकता है बिल्कुल। क्लियर है? 3 नहीं 4 रहेगा। क्यों? हाफ बेस। अच्छा ये एक मिनट एक मिनट, हाँ सही कह रहा हूँ, ये 4 होगा ना, ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 - 1 होगा ना, तो आप लोग का आंसर सही है, ये 3 होगा, 3 कूलम होगा। ठीक है, 3 कूलम होगा आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास बेसिक बात करंट के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि जो करंट है बेसिकली, उसमें दो कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। एक, पहले ये सीखते हैं करंट डेंसिटी का टर्म। अच्छा, करंट के बारे में सभी को पता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो सब लोग जानते हो। करंट की अगर बात करें, करंट जो है ना, स्केलर क्वांटिटी है, मैं यही लिख दे रहा हूं। क्यों स्केलर है? इसके पास डायरेक्शन होता है फिर भी एक स्केलर है, ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, है ना, बट इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसीलिए ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए केवल डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। वेक्टर होने के लिए केवल डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, केवल वेक्टर होने के लिए इसको डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। इसको क्या होना जरूरी है कि सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर के जो ट्रायंगल लॉ है, जो आप जानते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, तो ये बिल्कुल ये फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसीलिए ये डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर ही है, वेक्टर नहीं है। लेकिन करेंट डेंसिटी की अगर बात करें, तो करेंट डेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। तो करेंट डेंसिटी हमारी कैसी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे करते हो? जे को आप डिफाइन करते हो करंट अपॉन एरिया, अगर वेक्टरली डिफाइन कर रहे हो, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, ये आप डिफाइन करते हो, मतलब J इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, ये आप स्केलर, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ डिफाइन करेंगे तो वो लिखेंगे आई बाई ए इंटू ए कैप, आई बाई ए इंटू ए कैप। अब ए कैप क्या है, आप लोग के लिए नई बात नहीं है, आप लोग को पता है, दिस इज ए एरिया वेक्टर। ये क्या है? अपना एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब इसमें से आपने क्या किया कि कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा, कोई आपने इसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया,
कोई मान लीजिए आपने इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया तो, और ये पूरा मेटल का है, हॉलो नहीं है, है ना, हॉलो नहीं है। आपको पता है कि इसमें ड्रिफ्टिंग होगी, अभी उसकी कहानी पे आएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, करंट इसमें मूव कर रहा है, तो करंट जो इसमें मूव कर रहा होगा वो ऐसे मूव कर रहा होगा। और इसका जो एरिया वेक्टर आपने लिया है, वो एरिया जो है हमेशा ध्यान रखिए वो परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन इधर है आई, ये अपना आई है, और ये जो आपने एरिया लिया है ये एरिया है ए, और इसी का जो एरिया वेक्टर है ये है ए कैप। समझ गए? तो आप जो जे डिफाइन करोगे इसी डायरेक्शन में जे भी ऐसा ही होगा। जे वेक्टर अगर आप डिफाइन करेंगे तो जे वेक्टर अपना इधर ही होगा, ये होगा अपना जे वेक्टर। ठीक है, तो जे वेक्टर क्या होगा, आप देख रहे हो किस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और एरिया ए कैप उसका डायरेक्शन बताएगा, ये उसका डायरेक्शन बताएगा। और ए के बारे में ध्यान रखिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। याद है आप लोगों ने ई डॉट डी एस जैसे किया था, याद करिए, आपने फ्लक्स निकाला था, आप लोगों ने फ्लक्स निकाला था ना ई डॉट डी एस से, तो उसमें जो डी एस लेते थे वो कौन सा एरिया लेते थे, डी एस कॉस थीटा में कौन सा एरिया लेते थे, इफेक्टिव एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप एरिया जो, ये तो पूरा ही परपेंडिकुलर है, मान लो पूरा परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आप कौन सा एरिया लोगे, इफेक्टिव एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, इफेक्टिव एरिया बिल्कुल प्रोजेक्टेड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो डायरेक्शन। तो ये ऑलवेज जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, ये अपना ए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो पूरा का पूरा ही परपेंडिकुलर है। मान लो अगर कोई एरिया आप ऐसा लेते हो, इसी में एक एरिया, इसी में मान लो आप ऐसा ले लेते हो जो ऐसा है, ठीक है, ये एक एरिया आप ऐसा ले रहे हो जो कि इसमें ऐसा है, और ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल से ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लो कितना, थीटा। थोड़ा और स्लैंट करना था। ये इसका है, और इसका ये जो एंगल बना रहा है, चलिए दूसरी जगह बना देता हूँ। मतलब ऐसा एरिया है मान लो, ये एरिया है। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है, ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है वो एंगल अपना थीटा है, वो एंगल अपना थीटा है। ये देखो ये थीटा है। ठीक है, और करंट, आपकी करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट जो है आपका इधर ही है, करंट पूरा का पूरा इधर है। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट आई। और एरिया वेक्टर इसका किधर है, आप देख रहे हो, एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, अब इधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर आपका किधर होगा, इधर होगा। तो अब आप यहां से देखो क्या लिखोगे, क्या एंगल है दोनों के बीच में। आप अगर जे की बात करो तो आप आई अपॉन ए इंटू ए कैप लिख सकते हो, या करंट आई को भी आप एक और फॉर्मूला दे सकते हो। आई को आप क्या लिख सकते हो, जे डॉट ए, आई को आप क्या लिख सकते हो, जे डॉट ए, है ना। ये आप करंट, आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये एरिया वेक्टर आपका इस तरफ है, ये ए है पूरा।
तो अब आपको दिखता है कि इन दोनों से आपको अगर जब करंट डेंसिटी लिखनी है तो जब ए डॉट जे डॉट ए करोगे तो ये जे की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, अभी बताया था, जे हमेशा अपना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, तो ये होगा अपना जे। ठीक है, और जे डॉट ए, तो जे डॉट ए तो हमेशा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां से आपको लेकिन करंट डेंसिटी अगर निकालनी है तो ए क्या लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। आप हमेशा ए कौन सा लेते हो, इसको अगर ब्रेक करो तो आपको क्या मिलेगा भाई, जे ए कॉस थीटा। तो आपको क्या दिखा, ये ए कॉस थीटा क्या है, इट इज प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू आई, आई के परपेंडिकुलर। ये पूरा का पूरा एरिया आई के परपेंडिकुलर नहीं है, सब लोग समझ रहे होंगे। तो अब आपके पास आई के परपेंडिकुलर जो ए है, ये पूरा ए है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, है ना, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा, और इसके लिए आई आपका पूरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जो आप जे लिखेंगे, करंट डेंसिटी जे, वो आप क्या लिखेंगे, जे जो लिखेंगे वो लिखेंगे आई अपॉन ए। अब यहां पर ए नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जे लिख रहे होंगे तो इफेक्टिव एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, ठीक है, इफेक्टिव एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो डायरेक्शन। तो यहां से आप इस तरीके से करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो जैसे मान लीजिए इसी में एक करंट डेंसिटी का एक क्वेश्चन करें, सेम था कि अगर करंट डेंसिटी मान लीजिए वेरिएबल हो, करंट डेंसिटी आपकी वेरिएबल हो, तो आप टोटल करंट कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक मान लो ये यही कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में आपने कुछ ऐसे करंट फ्लो करा रखा है जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, और ये डेंसिटी है वेरिएबल डेंसिटी है इसमें, और वो दिया जा रहा है आपको एक्सिस से, J इज इक्वल टू AX, वेर X इज द रेडियल डिस्टेंस, है ना, X हम ले रहे हैं रेडियल डिस्टेंस। तो करंट डेंसिटी आपकी वेरी कर रही है, A इज ए कांस्टेंट, एंड X is the distance from axis, radial distance. X is the radial distance from axis. तो आपको बताना है ऐसे सिचुएशन में फाइंड द टोटल करंट, फाइंड करंट फ्लो। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या नहीं कराया है भाई, डिफिनेशन तो बताया करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, अभी डिफिनेशन ही तो चल रहा है और क्या ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर ये करंट डेंसिटी एक्स का फंक्शन है तो आप फंक्शन वाले के लिए डिफरेंशियल यूज कर सकते हैं, है ना। आई आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए, ऐसे लिख सकते हो, जे डॉट डी ए, है ना। तो जब भी आपको करंट डेंसिटी वेरी कर रही हो तो आप ये लिख सकते हो जे डॉट ए, ये अभी हमने किया ना, देखो करंट आई इक्वल टू जे डॉट ए। तो अगर हमारा जे वेरी कर रहा है तो सभी बच्चे जानते हैं, इतना तो आप लोग अब समझदार हो चुके हो कि सर इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल एलिमेंट लेके। तो अगर आपको इसको करना है तो आपको जे डॉट डी ए का इंटीग्रल कर लोगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे जरा इसका आंसर, ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार किया है, लैम्डा वेरी करा के, सिग्मा वेरी करा के। तो एक बार मुझे इसका आंसर बताइए,
क्या आ रहा है आप लोग के हिसाब से? रेडियस आर ले लीजिएगा, रेडियस आर ले लीजिएगा, ठीक है, और ये एक्स है ना, ये एक्स डिस्टेंस है जहां से ये अपना वेरी कर रहा है। तो इसका आंसर दीजिएगा। कैसे करेंगे? 2πr, ओके, एक का आंसर आया कुछ। एक बच्चा लिख रहा है कि जे लिखते वक्त हम इफेक्टिव एरिया एलोंग करंट, वो गलत हो जाएगा भाई। इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो है, ऐसा दिमाग में मत बैठा लीजिए। देखिए लिखा हुआ है इफेक्टिव एरिया एलोंग करंट नहीं, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। एलोंग करंट तो ए साइन थीटा हो जाएगा। इफेक्टिव एरिया प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू करंट, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। आप यहां पे क्या कर सकते हो, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हो ऐसा, एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स पे जाके, है ना, एक्स पे जाके आप एक dx का, ये एक्स पे जाके एक dx का डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हो, और आपको उसमें फायदा क्या मिलेगा, ऐसा, ये जो सेडेड बनाया है ना, तो x पे जाके आप dx का एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हो, ये x हो गया, और ये हुआ अपना dx। और आप इसमें बोल सकते हो कि यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिएगा यहां से ऐसे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो अपना क्या है, डी आई है। ये करंट फ्लो क्या है, डी आई है ना। तो आपको फायदा क्या मिलने वाला है कि dx बहुत स्मॉल है। अगर dx बहुत स्मॉल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी करंट डेंसिटी x रेडियस पे रही होगी, वही करंट डेंसिटी x प्लस dx पे रही होगी। मैंने कई बार आप लोगों को ये बात सिखा दी है, अब इस स्टेज पे तो खैर ये एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि आप बोल सकते हैं कि लेट जो करंट डेंसिटी एट x जो होगा, दिस इज सेम एज करंट डेंसिटी एट x प्लस dx। मानते हो कि नहीं? क्यों? एज dx इज वेरी स्मॉल। यही तो करते हो बार बार, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज फॉर dx थिकनेस current density is assumed to be constant। मानते हो कि नहीं? assume to be constant। करंट डेंसिटी को dx थिकनेस के लिए क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट। तो यहां का di क्या लिखोगे, अच्छा इसका जो एरिया वेक्टर है, आप देखिए दोनों पैरेलल हैं, जो एरिया वेक्टर होगा ये डी ए कैप भी इधर ही होगा, है ना। तो जे डॉट डी ए और जे डॉट भी अपने पास इधर ही होगा, तो जे डॉट डी ए जो है एरिया वेक्टर भी इधर ही है, और करंट डेंसिटी हमेशा करंट फ्लो की डायरेक्शन में लेंगे, तो यहां से एरिया वेक्टर के लॉन्ग ही लेंगे, तो दोनों का डॉट आपके पास क्या हो जाएगा, सेम। तो डी आई क्या लिखोगे, डी आई आप सीधे सीधे लिख दोगे जे एट एक्स इंटू डी ए, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, और ये जीरो से टोटल आई होगा और ये जीरो से आर होगा, ये फंक्शन बनेगा आपका, ठीक है। अब डीए क्या लिखेंगे, डीए क्या लिखेंगे भाई, डिफरेंशियल एरिया एक रिंग का लिखना आता है, कई बार बताया, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई एक्स,
देखिए रिंग काटा है ना आपने एक्स रेडियस का, तो 2πx इंटू थिकनेस कितना है dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका dA। तो कभी भी dA लिखना है तो 2πx इंटू dx। ठीक है, तो यहां से अपने पास हो जाएगा di 0 से i, और j एट x कितना दिया हुआ था ax। देखिए a कोई कांस्टेंट था, तो ax बाहर ले लिया, a बाहर ले लिया, और dA क्या लिखेंगे 2πx dx। तो अब आपको ये फंक्शन बन जाएगा रेडियल। टोटल करंट आपको मिल जाएगा 2π, और यहां से a बाहर करिए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से r। तो टोटल करंट आपको मिल जाएगा 2πa r³ बाई 3। ये आंसर आएगा भी, ये आंसर आएगा। इस कंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा वो आ रहा होगा 2πa r³ बाई 3। ठीक है, 2/3 पाई r³ बाई 3, 2πa r³ बाई 3, a कोई कांस्टेंट है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल, केस ऑफ वेरिएबल करंट डेंसिटी, है ना, तो वेरिएबल करंट डेंसिटी भी मिल सकती है, तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि एरिया जो है आपका परपेंडिकुलर ना हो करंट फ्लो की डायरेक्शन से। ठीक है, करंट फ्लो की डायरेक्शन से, तो आप उसका कंपोनेंट लेके कर सकते हैं। क्लियर है? बर्थडे का केक लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत क्रिएटिव हो तुम लोग, नो डाउट, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। सही कह रहे हो, मोमबत्ती लगा रखा है तुमने। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है, अरे मैं इजी फंक्शन लेता हूं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ले लो यार। लॉग और एक्सपोनेंशियल का आपको इंटीग्रेशन ना आता, वो तो और आसान है, e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना होगा बस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इसकी बात करते हैं। अब देखो अपनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है पहले इसकी बात करते हैं। देखिए अगर कोई एक, अरे भाई आप न्यू हो तो वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म, आपका वो यही चाहते हो, बार बार से आप परेशान हो, आई एम न्यू आई एम न्यू, तो आपका मैं वेलकम कर रहा हूँ इस अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म में। आप सेटिस्फाई हुए? आप न्यू हो बेटा तो पढ़ो यार। अब आप न्यू हो तो देखो गाड़ी तो चल चुकी है, गाड़ी ने कुछ जो है नज़ारे जो है कवर कर लिए हैं। अब उस नज़ारों को तो आप कवर जो है लाइव क्लास में तो नहीं कर पाओगे, आप जो रिकॉर्डेड है वही कर सकते हो, आपके लिए वो लाइव ही होगा। ठीक है, तो आप वो करिएगा। बाकी आप नए हैं तो बहुत सही टाइम पे नए हैं। सही टाइम पे नए होने का मतलब नया लेक्चर है, नया टॉपिक है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे बैकलॉग खत्म करिए, क्योंकि वो बैकलॉग बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रो इज ए यूज टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि उसको आराम आराम से करिए, परेशान मत होइए, खूब आराम से करिए। खूब आराम से मतलब 15-20 दिन में कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से और भी टॉपिक सब्जेक्ट के बैकलॉग होंगे, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इस पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत जो इंटर रिलेटेड चीज होगी वो आपको जो है कवर हो जाएगा, या आप वहां से जो है जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। बिल्कुल मंजर नया है भाई, नए मंजर हैं, नए नज़ारे हैं। ठीक है, बट मंजिल आपकी पुरानी है।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना तो मैं नहीं बता रहा कि भाई अगर करंट को फ्लो होकर करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहां पे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग होती है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है ड्रिफ्टिंग, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्टिंग होती है, तो उस ड्रिफ्टिंग के वजह से जो है अपना क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर अब कहानी है कि इसमें दो केस में ड्रिफ्ट बात करेंगे। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अगर मैं आइसोलेटेड कोई कंडक्टर लेता हूं, कोई भी कंडक्टर अगर मैं आइसोलेटेड लेता हूं, तो देखिए पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दूं, एवरेज वेलोसिटी इसको डिफाइन कर दूं पहले। तो आप इसको ये बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, तो आप वी एवरेज को आप बोल सकते हो V1 प्लस V2 डॉट डॉट जितने भी होंगे अपॉन में, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं, ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं, मैं n नॉट ले रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि n नॉट। ठीक है, तो ये इन सब का जो है एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनो कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में V1 V2 V3 ये क्या है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो आप पूछोगे सर क्या हर इलेक्ट्रॉन अपनी अलग इंडिपेंडेंट वेलोसिटी से मूव करता है? बिल्कुल। आप ये देखो कि अगर मैं इसका दो केस में डिस्कशन कर रहा हूं, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या है पहले ये भी डिफाइन कर लो। रिलैक्सेशन टाइम इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। अभी आपको और समझ में आएगा जब इसको डिस्कस करने जा रहा हूं, पहले डेफिनेशन लिख दूं। तो इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई आपको मैंने एक कंडक्टर दिया है, अब इसी चीज को मैं दो कंडीशन में आपको समझाने जा रहा हूं। एक कंडीशन ले रहा हूं आइसोलेटेड, मतलब फ्री आइसोलेटेड कंडक्टर, बस वो अकेला है, केवल आइसोलेटेड कंडक्टर है। तो इसी चीज को मैं आपको फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, देखिए कहानी क्या होगी। आइसोलेटेड कंडक्टर, तो आइसोलेटेड कंडक्टर में भी अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर में ये रैंडम मूवमेंट करेंगे, गैस पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। ये कैसा बिहेव करेंगे, समझो गैस पार्टिकल की तरह, है ना, जो रैंडम मोशन करते हैं, ब्रोनियन मोमेंट आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कोई भी अपने जिगजैग मोशन करेंगे, इस तरीके से, ऐसे जिगजैग मोशन कैसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, ये जिगजैग मोशन करेगा। तो कोई भी अपने पास अगर कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर होगा या कोई ना कोई टेम्परेचर दोगे, तो उसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी से क्या करते हैं, ये इधर उधर भागते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। जब ये कहीं भी मूव करेंगे तो आपस में कोलिजन भी करेंगे, तो यहां से इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा, तो जो ith इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, तो आप इसमें से जो भी नेट वेलोसिटी होगी रैंडम मोशन की, वो नेट इफेक्ट आपका जो है क्या हो जाता है, वो कैंसिल होता है। ठीक है, नेट इफेक्ट अपना क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। अभी ये आइसोलेटेड है, तभी आपको मैं अगर केवल एक तार दे देता हूं,
या कोई मेटल का रॉड दे देता हूं, तो आपको करंट तो नहीं फील होगा ना। जबकि आप बोलते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज आवर करंट। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी मैंने आपको एक मेटेलिक रॉड आपके हाथ में थमा दिया, तो उसके पास कोई उसमें करंट नहीं है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी, अगर आप यहाँ पे नेट, इसकी जो नेट कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो अगर आप कोई भी अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें उठाते हो, यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उठाते हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं, तो नेट चार्ज का फ्लो जीरो बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नेट चार्ज फ्लो इसमें फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो आपके बोर्ड में और हर जगह पे पूछी जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना, सिंस करंट डेंसिटी इज वेरी हाई, सॉरी, सिंस चार्ज डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, very high, so net flow of charge या इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलो, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज जीरो। क्यों? ये अपना जितना डेल्टा क्यू इधर जाएगा उतना डेल्टा क्यू इधर जाएगा, ये अपना एरिया ए है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, मैंने एक के लिए बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करेंगे तो जितना इधर मूव कर रहा होगा उतना इधर मूव करेगा पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, स्पीड अलग अलग होगी, बिल्कुल स्पीड अलग अलग होगी, सभी की स्पीड अलग होगी, क्योंकि सभी कोलिजन करेंगे अलग अलग टाइम में, तो सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, अब मान लीजिए मैं कोई यूआई, अगर मैं बोलूं यूआई जो है ith इलेक्ट्रॉन, ith फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्यों हो रही है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये ith इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ith वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो होता क्या है कि जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होती है ना, ये पूरे स्पेस में होता है। आप जो वेक्टर बनाओगे, इनके सभी के वेक्टर बनेंगे, तो पूरे वेक्टर आपने जो है इस तरीके से ये पूरे स्पेस में स्प्रेड आउट होंगे, तो उन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा आपका जो है जीरो आएगा। तो मतलब ये बोला जाता है कि थर्मल एनर्जी से जो इनको वेलोसिटी मिल रही है, रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, तो यू आई और आई इज इक्वल टू 1, मान लीजिए एन नॉट ले रहे हैं टोटल। ठीक है, आई इक्वल टू 1 टू एन नॉट, आई इक्वल टू 1 टू एन नॉट, मतलब मैं एन नॉट पार्टिकल ले रहा हूं, तो इनकी जो टोटल जो एनर्जी होती है, ये अपने पास इनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो जीरो बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मूवमेंट, थर्मल मूवमेंट से जो भी आपके पास जो रैंडम मोशन होता है ना, एक का नहीं, सबका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो हमेशा हम क्या लेते हैं, जीरो। या तो आप इसको वैसे समझो या ऐसे समझो कि इनकी वेलोसिटी जो होती है वो सब अलग अलग होती है, वो एक वेक्टर बना के रिजल्टेंट आपका जीरो होगा या बहुत नेग्लिजिबल होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है वो टेंडिंग टू जीरो आती है। ये ड्रिफ्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी ड्रिफ्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूं, यहां कोई ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। अभी यहां पर केवल मैंने आपको ये बताया कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उसमें नेट करंट आप हमेशा यहां पे क्या बोलते हो, ये मैंने लिख दिया है ना, फ्लो थ्रू एनी क्रॉसिंग जीरो, सो नो नेट करंट इन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो आइसोलेटेड कंडक्टर में आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी
और उनके मूवमेंट होते हुए भी आप उनका कोई भी उसमें करंट फ्लो नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो नो नेट करंट इन आइसोलेटेड कंडक्टर। एन नॉड है, एन नॉड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एन नो नहीं है भाई, एन नॉड है, ये मैंने मान लिया है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस एक समझाने के लिए, तो इनफाइनाइट होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे हैं, ब्रोनियन मोशन कर रहे हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल की तरह। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई, अब तो सभी के घर वो छप्पर के नहीं होते ना, आप पुराने झोपड़ी में छप्पर है तो वहां से थोड़ी सी लाइट आती है, और वो लाइट में जब आप ऐसे रे में देखते हो तो वो डस्ट पार्टिकल इस तरीके से मोशन करते हैं, है ना। अब तो जमाना गया कि वैसे छप्पर में से धूप जो है आ रही है झोपड़ी में, है ना। ये सब तो बस डॉक्यूमेंट्री मूवी में अब देखने को मिलता है, हम लोगों ने फील किया है गाँव में। तो यहाँ पर अपने पास जो है ये लाइट जो आएगी तो वहां से आप देखोगे तो आपको डस्ट पार्टिकल जो है, विंडो तो बहुत बड़ा हो जाता है यार, विंडो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, विंडो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें आपको नहीं दिखेगा, एक छोटा पतला होल हो और वहां से कोई लाइट रे आ रही हो, टिंडल इफेक्ट अलग है, टिंडल इफेक्ट अलग है, ठीक है, ये ब्रोनियन मोमेंट है। अब कोलाइडल स्टेट मुझसे मत पढ़वाओ, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, ठीक है, गोल्ड नंबर, टिंडल इफेक्ट, है ना, ये सब आप पढ़ोगे। तो ये अपने पास नेट इसका जीरो हुआ। तो अभी तक आपने ये कहानी देखी कि आपने ये देखा कि यहां पर नेट जो है इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तो होता है, बट उनकी नेट थर्मल एनर्जी से जो वेलोसिटी मिलती है वो जीरो रहती है, और नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितने करंट इधर फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होते हैं, तो इसके वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो अब करंट फ्लो होता कैसे है? अब देखिए नेक्स्ट कहानी है कि अगर हमारा ये जो कंडक्टर है इसमें हमने कोई पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं रहा, कंडक्टर विथ बैटरी सोर्स, विथ पोटेंशियल सोर्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा कि आपने क्या किया कि मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, एक कंडक्टर है, इसको आपने क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो कहानी अब क्या होगी? अब उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? तुम लोग कुछ समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रो तो पढ़े हो, ये वी है, इतना मतलब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो जहां पे पोटेंशियल होगा, जहां पे पोटेंशियल होगा वहां पे फील्ड होगा, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। जहां पे पोटेंशियल होगा वहां पे क्या हो जाएगा? फील्ड। तो यहां पे इस पोटेंशियल ने क्या क्रिएट किया? एक फील्ड क्रिएट किया, मानते हो कि नहीं? इस पोटेंशियल ने एक फील्ड क्रिएट कर दिया, किसके क्रॉस? एक क्रॉस द कंडक्टर। और वो हमेशा कहां से कहां होता है भाई? चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को पता है वो कहां से कहां होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब वो जो बंदे थे, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जो मजे ले रहे थे जिंदगी के कि हम तो कहीं भी जाएंगे सीटी बजाते हुए, वो अपना इधर उधर घूम रहे थे। अब उन पे लगने लगेगा एक फोर्स, और ये फोर्स कौन लगाएगा आप समझते हो? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे लगने लगेगा एक फोर्स, और ये भाई लोग अपने लाइन में आ जाएंगे, ये भाई लोग अपने लाइन में आ जाएंगे। ऐसा तुम लोग भी करते हो, जब स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब अपने स्कूल में ऑफ पीरियड रहता है, कोई टीचर लेट आता है, तो सभी लोग अपने क्लास में इधर उधर अपना कर रहे होते हैं। अचानक पीटीआई सर आते हैं तो सब लोग जो है डायरेक्ट हो जाते हैं अपनी अपनी क्यू में,
करते हो ना ये सब, तो ये आप करते ही हो। आपको मतलब वहां पोटेंशियल सोर्स के जगह पे पीटीआई सर का जो है छड़ी दिखा। हालांकि अब तो ये इतना टेरर रहता नहीं, स्कूल में भी तुम लोग राजा हो, ठीक है। हमारे टाइम में हालत खराब हो जाती थी, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हालांकि मैं केवी से पढ़ा हूँ थ्रू आउट, केवी में मार पिटाई का कल्चर तो खैर नहीं था, बट कोई कोई पीटीआई थे जो ठेका लेके चलते थे कि भाई इनको तो सोट के रखना है, तो वो जो है मतलब छड़ी लेके आते थे। तो सब लोग जो है तुरंत जो है अपना जो है जो रैंडम मोशन है वो डायरेक्टेड हो जाता था। लाइन जैसे टूटी, जैसे सर वहां से दिखे तुरंत सब लाइन में हाजिर हो गए, ठीक है। तो अब तो वो मार पिटाई का कल्चर गया, कोई टीचर किसी को बच्चे को मतलब फिजिकली जो है कुछ कर नहीं सकता, नहीं तो उसकी वॉट लग जाएगी। आप लोग जो है तुरंत वीडियो बना के ही डाल दो, ये तो मीडिया वाले जो है चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, ये देखो है ना जुल्मी टीचर कैसे बच्चे की जो है बेदर्द पिटाई कर रहा है। हाँ समझ गए। तो अब खैर वैसा नहीं होता, तो आप लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सबको ये लाइन पे लगा देगा, क्योंकि सभी पे जो है फोर्स लगेगा, और फोर्स सभी बच्चे जानते हैं कि किधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, मैंने डायरेक्शन जो है थोड़ी गलत बना दी है, ठीक है, भावना में बह के। तो फोर्स जो है आपका किधर लगेगा सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग इधर होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग आपकी हो जाएगी इधर, या तो मैं बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, चलो वही कर देता हूं, ठीक है, वही कर देता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा आसान लग रहा है। तो बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ठीक है। बैटरी की डायरेक्शन चेंज किया, इधर लिया पॉजिटिव, इधर लिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मानते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितना लगेगा, E इंटू ई का फोर्स। और इस फोर्स के वजह से ये अब रीडायरेक्टेड हो जाएंगे। जो इनका ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, ठीक है, जो इनका ब्रोनियन मूवमेंट हो रहा था, चलो भाई देखो अभी तक तो आईआईटी ने फॉलो नहीं किया आपका मॉडर्न लॉ, तो जो लॉ है आप इसी को मान के चलेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, F इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वही मैंने किया। तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या होगी कि अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रीडायरेक्टेड, ठीक। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन्स रीडायरेक्टेड हैं तो कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, अगर आप कोई भी यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे तो सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपको एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा। बोलो, कोई भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे तो यहां से नेट फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा मिलेगा, क्योंकि सभी चार्ज इधर ही जा रहे होंगे, ठीक है ना, सभी चार्ज इधर ही जा रहे होंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके जा रहे होंगे। तो यहां से आप बाई कन्वेंशन बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को हम करंट बोलते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम जो आपको मिलेगा हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो करंट जो है बाई कन्वेंशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि करंट जो हम बोलते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आपने अभी तक ये सीखा कि यहां पर, ये सीखा आपने कि सर यहां पर जो है क्या दो वेलोसिटी नहीं होगी, एक वेलोसिटी आपने बताई थी रैंडम मोशन के वजह से, और एक वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन के वजह से होगा। इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, E इंटू ई, फोर्स अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी पार्टिकल इससे एक्सेलरेट हो रहे होंगे, है ना, सभी पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स इससे एक्सेलरेट भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो होगा, मतलब सर्किट में करंट ऐसे जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ जाएगा। ये दिस इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये अपने पास फ्लो ऑफ करंट होगा, ये जस्ट कन्वेंशन है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा, क्लियर है।
तो अब यहां से हम ये देखते हैं कि अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने लगे हैं। कैसे कि ये इतना ज्यादा क्राउडेड होगा कि एक जो है, देखिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी आपको अब समझ में आने लगेगा कि ये ऐसे है, एक जो है जाएगा दूसरे वाले को कोलाइड करेगा, फिर अपनी हम मान के चलते हैं कि वो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, और दो सेम मास के पार्टिकल जब इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपना मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं। तो अगर एक गया, एक रेस्ट पे है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इसमें एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होके यहाँ पे इसको जाके हिट किया, तो हिट किया तो रेस्ट से इसको जब हिट करेगा तो कितना टाइम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब ये अपनी वेलोसिटी पूरा इसको देगा, ये आगे चलेगा और अपने आगे वाले से जाके फिर टकराएगा, फिर अपनी वेलोसिटी उस आगे वाले को देगा। तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां वाला, वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा और अपनी एनर्जी जो है क्या करते जाएगा, इम्पार्ट करता जाएगा, अपना मोमेंटम इम्पार्ट करता जाएगा। हाँ बिल्कुल, हीट एनर्जी भी होगी, कोलिजन होगा, तो तभी तो आप बोलते हो कि कोई करंट फ्लो होता है किसी तार में तो हीट एनर्जी क्यों आती है, वो गर्म हो जाता है, I²R की हीट मिलेगी, आगे हम आप पढ़ेंगे, पावर डिसिपिएशन भी होगा, ये सब आप पढ़ेंगे। तो आपने ये चीज देखा कि जो इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, उसको जो है कोलिजन की वजह से बार बार ऑब्स्टेकल मिल रहा है। तो इसी ऑब्स्टेकल को आप आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इतना तो जरूर याद होगा। कोविड के नाम पे आपने 10th क्लास जो है गिफ्ट किया है, वो अच्छी बात है, बट इतना तो जरूर सुना होगा तुम लोगों ने कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस होता है, ओम्स लॉ होता है, ये सब तो जरूर सुना होगा और याद भी होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पे ड्रिफ्टिंग के लिए क्या लिखेंगे। अगर आपने फर्स्ट, आप देखिए U1 अगर मैं बोलूं नेट वेलोसिटी V1 मान लीजिए, किसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर V1 मान लो, तो V1 में क्या लिखूंगा, ये देखना जरा सब लोग, ये समझ पा रहे हो, U1 वेक्टर प्लस माइनस E इंटू ई वेक्टर अपॉन M इंटू T1, कोलिजन टाइम T1, ये समझ पा रहे हैं सब लोग। ये मैंने एक पार्टिकल है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी दो वेलोसिटी लिखी है, ये किसकी वजह से, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन, थर्मल के वजह से रैंडम मोशन, और ये किसके वजह से, अभी अभी आपने देखा। फिर आप बोले सर आपने यहां माइनस क्यों लिख दिया, माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी इसका किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन इधर होगा, रिटार्ड करेगा ना ये, तो ये एक्सेलरेशन भी, सॉरी फोर्स तो इधर लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये तो आप देख रहे हो। अगर इसको वेक्टरली लिखना चाहो, देखो इधर, तो वेक्टर ए क्या लिखोगे, माइनस ई इंटू ई वेक्टर बाई एम, ऐसे लिखोगे कि नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। तो अब यहां पे ड्यू टू रैंडम मोशन ये हो गया, और ये हुआ ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, ये समझ पाए। मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी तरीके से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखूंगा बताओ, U2 वेक्टर प्लस माइनस ई बाई एम, एक्सेलरेशन तो सबके लिए वही होगा, इंटू T2। आप बोलोगे सर आप टाइम भी अलग ले रहे हो, आप टाइम भी अलग ले रहे हो, बिल्कुल टाइम अलग लूंगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वेलोसिटी के बाद फर्स्ट कोलिजन होगा, उसके बाद ना सेकंड कोलिजन होगा, उसके बाद थर्ड कोलिजन होगा, तो सबका टाइम स्पैन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि V nth के लिए, nth पार्टिकल के लिए वो क्या हो जाएगा, UNth है ना, प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू TNth, ऐसे लिख सकते हो। तो अब याद करो V तुम्हें मैंने V ड्रिफ्ट क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताया था, याद करो, इन्हीं सब का वेक्टर सम होता है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इन सभी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट डॉट, ये मैंने n लिया है लेकिन ये ऐसे इनफाइनाइट होंगे, तो अपॉन में इसका एवरेज, तो मैं इसको स्मॉल n से कर देता हूं, ऐसे मैंने क्वेश्चन में n नॉट ले लिया था, ठीक है, तो मैंने n ले लिया। अब आप इन सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u1, तो ये आएगा देखो अपॉन में n नॉट, अपॉन में n, ये एक इधर आएगा, और फिर माइनस e इंटू ई वैक्टर अपॉन m, ये इधर हो जाएगा कॉमन इन सब में, और ये t1 t2 t3 tn, तो इधर क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn अपॉन में n, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब इसमें से बताओ कौन सा जीरो है, कौन सा जीरो है, ये पहले भी बता चुका हूं। ये जो टर्म है ये नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है ड्यू टू थर्मल मोशन। ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ये कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन। ये बताया था, इसको आप समेशन के फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, ये जीरो हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था अभी कि समेशन यू आई इज इक्वल टू 1 टू n, वहां n नॉट लिखा था, ये जीरो होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो बचा कौन सा वेलोसिटी, ये। अब ये देखो क्या है, ये एवरेज टाइम है, ये एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है रिलैक्सेशन टाइम। इसी को आप इस एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन को क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो जब ये सब हटाओगे तो फाइनली आपको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप वेक्टर वाइज लिखोगे तो ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लिख लो, वेक्टर तो दिख ही रहा है, तो v ड्रिफ्ट वो मिलेगा आपको e इंटू ई बाई एम मॉडुलस इंटू, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, टाउ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जैक्ट डेरिवेशन कराया है, ठीक है। हाँ, टॉर्क का भी टाउ लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो टॉर्क का टाउ लेते हैं वही है रिलैक्सेशन टाइम टाउ का एक्सप्रेशन, तो ये वही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा e इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। कोई बच्चा इसको ऐसे भी समझ सकता था कि सर इतनी कहानी ना करें अगर, लेकिन एक्चुअली यही है। अगर हम ये माने कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये t इक्वल टू, देखो इधर, ये t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को कब हिट करेगा, उसी को हम t इक्वल टू टाउ कहते हैं, और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, e इंटू ई बाई एम। तो यहां से हम सर डायरेक्ट लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे आप, यहां से ये vd है, ये यहां पर अभी ये हिट हुआ, इसको हिट करने के बाद इसको vd मिलेगा, ठीक है। तो ये vd आप लिख सकते हो v इक्वल टू यू प्लस एटी से, v इक्वल टू यू प्लस एटी से, u 0 है और 80 हो जाएगा आपके पास है। तो टाइम अपना जो है, देखिए भाई टाइम डिफरेंट क्यों हुआ, आप टाइम डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि आपको नहीं पता कि एक पार्टिकल कोलाइड किया, एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, तो वो कितने टाइम में दूसरे से कोलाइड करेगा, रैंडम मोशन है प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उसका मोशन है, वो जा रहा है, तो कब हिट करेगा हमें नहीं पता। उन सभी टाइम का जब आप एवरेज लेंगे तो वो अपना है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है, इसीलिए टाइम अलग अलग है। तो आपने ये देखा कि फाइनली आपके काम का मतलब का ये निकल कर आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे u प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये एक्सेलरेशन, और एक कोलिजन का जो टाइम है सक्सेसिव कोलिजन का वो टाउ है, तो u प्लस एटी से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ये एग्जैक्ट डेरिवेशन है, आपके स्कूल में कभी आता है, बोर्ड में आता है, तो आपको यही करना पड़ेगा, e अपॉन m इंटू टाउ, दिस इज द नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये इसका रिलेशन है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल मतलब क्या नहीं समझ में आया। मैंने बहुत आसान सी भाषा में बताया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक रैंडम मोशन की वेलोसिटी है, और अगर आपने इसमें बैटरी लगा दी तो एक पोटेंशियल के वजह से है, उसके वजह से क्या होगा, ये दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी में मूव करेंगे, उन सब का जो एवरेज है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज हम कब लेते हैं, जब सब अलग अलग, जब सबकी वैल्यू जो है अपनी क्या हो, अलग अलग हो, तो हम एवरेज की बात करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि थर्मल वाली तो नेट जीरो हो जा रही है, ये वाली आपके पास बच रही है, और ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। तो अब आपको समझ में आता है कि सर अब ये मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन केवल इस वेलोसिटी से चलेगा, E/E/m/टाउ से, आप अब ये मान सकते हो। ये तो मैंने एक्चुअल एनालिसिस करी है। अब आप आगे के लिए ये मान सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो V=E/E/m/टाउ से चलेगा, उसके पहले वो रेस्ट पे रहेगा, फिर जब उसको कोई आके हिट करेगा तो उसको एक वेलोसिटी गेन होगी, वो ये होगी। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज m के बारे में यार ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए मास से ही तो डिवाइड करोगे ना। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को। bm कहां पर है, bm तो कहीं पे नहीं है, bm कहीं नहीं लिखा है मैंने, आप गलत देख रहे होगे कुछ। mn होगा, कहां पर mn होगा, mn क्यों होगा, m तो मास है, इसको बाहर ले लिया ना, ये तो एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी, सबके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये देखो इसको बाहर ले लिया, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ हुआ ना, एवरेज। सही है सब। अरे mn है तो प्रोडक्ट में इसको अलग अलग तो लिख सकते हो मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। क्लियर है सभी को। चलिए, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ आपने समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने समझा। अब बात करते हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है ओम्स लॉ की, यहीं से कहानी शुरू होती है ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या बताया गया, क्या मैं कर पाऊंगा डिराइव, देखता हूं। तो अब यहां से रिलैक्सेशन टाइम टाउ आपके पास क्लियर है। अब करंट डेंसिटी, अब देखिए एक कंडक्टर लेते हैं फिर से, और ये L लेंथ का है। ठीक है, ये अपना L लेंथ का है। देखिए यहीं से ओम्स लॉ की कहानी शुरू हो रही है। अब ये L लेंथ का कंडक्टर है, या कंडक्टर का एक टुकड़ा है, कंडक्टर का एक पार्ट ले सकते हो, कैसे कैसे भी ले सकते हो, मैंने पूरा लिया है। अब ये मानते हैं कि यहां पे जस्ट एंड पॉइंट से ही मैंने क्या शुरू किया, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग शुरू हुई, और ये इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग यहां पहुंच रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्वियसली ये एक्चुअली तो नहीं पहुंचेंगे, आप सबको पता है, ड्रिफ्टिंग करते हुए अपने आगे के इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे। ये T=0 है, और मैं बोल रहा हूं मान लो ये T=T है। ठीक है, इस टाइम में अगर ये मानते हो कि ये अब ये एवरेज वेलोसिटी से चलेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है अपनी Vd, ये कांस्टेंट रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज है वो आपको पता है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि Vd जो होगा, Vd सभी को पता है, अभी आपने डिराइव किया, क्या था, E/E/m/टाउ, यही तो था।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एवरेज वेलोसिटी है, जो आप क्या मानेंगे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो मैं आपको ये बोलूं कि ये t इक्वल टू 0 से t में इसने l को मैं vd इंटू टी लिख सकता हूं। भाई ध्यान दीजिएगा सब लोग, l को यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, आगे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, मैंने एक पार्ट लिया है, तो यहां से ये vd इंटू एल को, ये vd कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस इंटू टाइम, मैंने बोला कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पहुंच गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्होंने, vd इंटू टी। अब इस वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, मैं अगर एक टर्म डिफाइन करूं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मुझे आप ये बताइए कि आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जो मैंने बनाया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिख सकते हो, n टाइम्स इंटू वॉल्यूम, ये लिख सकते हो। और वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं a लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू ए इंटू लेंथ, और n इंटू ए इंटू लेंथ को मैं vd इंटू टी, ये t, ठीक है, ये t लिख सकता हूं। यहां तक सभी को क्लियर है? बताइएगा कि मैंने ये माना कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स ये आ नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड कर रहा होगा, फिर ये कोलाइड कर रहा होगा, फिर ये जा रहा होगा, तो ये पूरी कंटिन्यूटी मान सकते हैं, और सबकी वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ऐसा मान सकते हैं। तो एन ए वी डी टी, यहां से आपको आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, चार्ज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हुआ भाई, टोटल चार्ज इस टी टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, इन टोटल चार्ज फ्लो इन टी टाइम, तो यहां से टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, एन ए वी डी टी इंटू ई, ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना टोटल चार्ज फ्लो Q। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन ई ए वी डी इंटू टी। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया आपके पास, चार्ज अपॉन टाइम, यही क्या है, करंट है, तो एन ई ए वी डी, तो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से मिलता है, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये सारा डेरिवेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक आपने अभी अभी रिलेशन पढ़ा कि करंट अपॉन एरिया, दैट इज योर करंट डेंसिटी। आपने एक रिलेशन पढ़ा कि I अपॉन ए, पढ़ा ना अभी, I अपॉन ए, आई ए को इधर ले आओ, वो क्या होता है, एन ई वी डी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, J। तो देर इज ए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J ऑल्सो, इट इज एन ई वी डी। तो J के साथ इसका रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये वो तो ये याद होगा, तो ये तो याद ही है, I अपॉन ए, तो एन ई ए वी डी, जिसमें सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि n क्या माना गया था, n माना गया है अपना, n क्या है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर आपको ये करंट है तो ये करंट पर यूनिट वॉल्यूम का है। अगर आपको किसी वॉल्यूम का पूछेगा कि टोटल करंट, तो आप यहां से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि अभी आपको क्लियर होगा कि करंट तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम ही जाएगा, एन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, करंट डेंसिटी अलग अलग होगा, तो और ए जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो सब लिखा ही हुआ है खैर,
और वीडी आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट फ्लो एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको मिला कि कैसे जो है हमने करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट किया। हमने यही माना कि हमने ये माना कि यहां से कहानी शुरू हुई कि मान लो आप एक साथ जा नहीं रहे बट कंटिन्यूटी में है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और ये यहां पहुंच गया। तो जब ये टी टाइम में यहां पहुंचा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वीडीटी। ठीक है, तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होगी और वहां से हमने किया। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे का फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2-3 मिनट बचे हुए हैं। LVDT हाउ, L इक्वल टू VDT है भाई, L इक्वल टू VDT। आपको ये पता है डिस्टेंस, ये आप पूछ रहे हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा गया है। ये VD से चला, मैंने वही आपको समझाया कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन VD से चला और यहां पर पहुंच गया। तो कितना टाइम लगा, टी टाइम में पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, VD इंटू टी, वही लिखा गया है। हालांकि ये यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, कई सारे कोलिजन करेगा, लेकिन उनकी भी वेलोसिटी VD होगी। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कंटिन्यूटी की वजह से कि ये यहां से यहां पहुंच गया। तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा वो A इंटू एल, दैट इज A इंटू VDT करेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और इसमें से n को मल्टीप्लाई किया तो इसमें से हुआ कि इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर चार्ज निकालना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ वो निकाल लिया। EMF और वोल्टेज में आपको डिफरेंस इसी चैप्टर में क्लियर होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप इसको वोल्टेज समझिए, इसी चैप्टर में आपको EMF और वोल्टेज में बहुत ढंग से क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर या थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, बहुत बेसिक लेक्चर था ये। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।